आज से है नई सीरीज की शुरुआत और लगातार 7 दिन गिरने के बाद आज भी सीरीज के पहले दिन कमजोरी के हैं संकेत। लेकिन आज का दिन है बेहद अहम क्योंकि आने वाली है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। तो दुनिया भर के और हमारे अपनी पॉलिसी एक्शन पर रहेगी नजर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। आरबीआई पॉलिसी है, नई सीरीज की शुरुआत है, बड़ा ग्लोबल एक्शन आपको चल रहा है और इस सब के बीच हमारे बाजार कैसे ट्रेड करेंगे, क्योंकि अनिल जी तिमाही भी खत्म हो रही है, छिमाही भी खत्म हो रही है। बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ आ जा रहे हैं सर। फाइनेंशियल ईयर आधा निकल गया, पता नहीं चला। बिल्कुल। और आज की क्लोजिंग उस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट होगी दीप की वीकली क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग, क्वार्टरली क्लोजिंग, हाफ ईयरली क्लोजिंग और सबसे ज़्यादा एक और इम्पोर्टेंट क्लोजिंग 16,800 के नीचे जाने पर और उसके नीचे बंद होने पर ट्रेंड बदलता हुआ दिखेगा, पॉजिटिव से न्यूट्रल की तरफ होता हुआ दिखेगा। तो आज ओपनिंग से ज़्यादा क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। कहाँ खुल रहे हैं वो कम अहम है, कहाँ बंद होंगे उसकी अहमियत ज़्यादा होगी और कहाँ बंद होंगे इसकी उसके ट्रिगर से एक बार देख लीजिए कि किन के दम पर, किन संकेतों के दम पर आज के ट्रेडिंग सेशन की हमें करनी है शुरुआत। आरबीआई जारी करेगा अपनी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग 10 बजे, ब्याज दरों में फैसला आता हुआ दिखेगा। उम्मीद यही है ब्याज दरें आधा % बढ़नी चाहिए। डाउ एक बार फिर से कमजोरी का प्रदर्शन करते हुए 450 अंक लुढ़का। नैस्डैक में तो भारी गिरावट 3% की देखने को मिली, यानी कि अमेरिकी बाजारों से संकेत बेहद कमजोरी के अभी भी है। लेकिन कमजोर एक और चीज़ होती दिखी है जिसका फायदा हमारे लिए मनोवैज्ञानिक तौर पर है, वो है डॉलर इंडेक्स। 115 तक पहुंचने के बाद 112 के नीचे आता हुआ दिख रहा है। आज से निफ्टी में एक बड़ा बदलाव, श्री सीमेंट बाहर और अदानी एंटरप्राइजेस की आज से निफ्टी में हुई है एंट्री। तो ये है आपके लिए आज के सारे ट्रिगर्स जिन पर रखनी है नजर। बिल्कुल, तो भरपूर ट्रिगर्स हैं अनिल जी, और नई एक्सपायरी भी है, उस पर भी आपकी नई एक्सपायरी शुरू हो रही है, उस पर भी आपकी राय लेनी है। और मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, उस पर भी आपकी राय लेनी है। पहले एक बार थोड़ा ग्लोबल मूड माहौल समझ लेते हैं, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा रिकवरी दिखा रहा था। इनफैक्ट सिर्फ 30 अंक की नीचे बचा था 1 पॉइंट पर, वहां से अभी फिसला है। डाउ फ्यूचर्स फिसले, पॉजिटिव टेरिटरी में थे। बट जो एक आप फैक्टर और बोल रहे थे पिछले कुछ दिनों से, डॉलर इंडेक्स 115 की ऊंचाई के बाद 112 आ गया 3 दिनों में। थोड़ी राहत वहां से मिल सकती है, कैसे समझ? तो मतलब आज आपने डिसाइड किया कि पहला सवाल पॉजिटिव नोट पर ही पूछेंगे। तो चलिए, सबसे बढ़िया खबर और सबसे राहत वाली खबर यही है कि डॉलर इंडेक्स में अच्छी कमजोरी आती दिखी। 115 के नजदीक पहुंचने के बाद 112 थोड़ी देर पहले इसके नीचे भी था। तो आई थिंक ये एक रिलीफ की बात है कि अगर डॉलर थोड़ा मजबूत होना बंद करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दीप की? प्रॉब्लम ये है कि डॉलर इंडेक्स ऊपर से 3 पॉइंट गिर भी गया, लेकिन दिल ये नहीं कह रहा कि टॉप बन गया है ना। नहीं तो 3 पॉइंट गिरने के बाद तो कोई भी कह देगा कि अरे वाह 115 आसानी से हम पार नहीं करेंगे। और उसकी वजह ये कि वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि आप किसी पर भरोसा कर नहीं सकते। आप न डाउ की शुरुआत पर भरोसा कर सकते हैं, न डाउ के अंत पर। न डाउ फ्यूचर्स सुबह क्या ट्रेड कर रहे हैं और दोपहर में क्या ट्रेड करेंगे। न हमारे बाजारों पर भरोसा कर सकते हैं कि कैसे खुलेंगे कैसे बंद होंगे। हाँ, अगर भरोसा कर सकते हो तो एक ही चीज पर कि हाँ, ऊपर के लेवल पर लगातार हर वक्त प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आ रही है, राइट। हर वक्त ये आपको नज़र आता है कि मार्केट काफ़ी गिर चुके हैं, अहम सपोर्ट लेवल के आसपास हैं और ओवरसोल्ड है, वहाँ से नीचे भी हो सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ बदली है कल और आज में, वो है कि नई सीरीज की शुरुआत हुई है। उस पर हम विस्तार से आगे बात करेंगे और वो किस तरह से पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स का संकेत अगर आप देखें तो मेरे लिए मिले जुले हैं। अमेरिका की कमजोरी डेफिनेटली परेशान करने वाली है, क्योंकि बेयर मार्केट में जाने के बाद अमेरिका रिबाउंड नहीं कर रहा और नीचे जा रहा है। पहली चीज ये है। और 9 में से 8 सेशन मेरे ख्याल से अमेरिका में कमजोरी बढ़ रहे हैं। एक बीच में वो आप एक्सेप्शन छोड़ दें, 2 दिन पहले एक दिन जो 550 पॉइंट डाउ चढ़कर आया, उसके अलावा 9 में से 8 ट्रेडिंग सेशन आपके कमजोरी वाले ही रहे, तो वो चिंता की बात है ही। एक ही बदलाव जो दिख रहा है ग्लोबल मार्केट्स में वो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अब अमेरिका से यूरोप की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। यानी कि अब यूरोप के बाजारों को ज्यादा ध्यान से सुनना और देखना पड़ेगा। और आज वैसे भी यूरोप से संकेत काफी अहमियत वाले हैं। रशिया में पुतिन साहब का जो आज स्पीच है उस पर दुनिया भर की नजरें हैं। वो 4 रीजन बेसिकली अपने घोषित कर देंगे। मतलब जो भी कहे, जो भी करे, वो अगर एक सेटलमेंट और युद्ध विराम की तरफ संकेत देता है, बिल्कुल, मतलब है ना, जो ले लिया वो तो ले ही लिया। अब यूक्रेन को भी पता है, आपको हमको पता है यहाँ बैठ के, तो बाकी जो सारी तोप हैं जो दुनिया भर के ये सारे रणनीतिक और कूटनीतिक मामले देखते हैं, उनको तो सबको पता ही है कि क्या किया हुआ है, किसके पास क्या है जी।
हमें क्या चाहिए, हमें यही चाहिए भाई कि भाई क्लाइमैक्स चले जा रहा है, चले कभी तो द एंड लगाओ, थिएटर से बाहर निकले, कब तक बैठे रहेंगे। वैसा हाल है तो अब कभी तो ये दोनों ऑफिशियली बोल दे कि हाँ भाई आज जैसे 2 साल बाद ही सही आया है ना कि पेंडेमिक खत्म हो गया। हाँ, वो खत्म तो 6 महीने पहले 8 महीने पहले हो गया था, हाँ, लेकिन फाइनली आज अनाउंसमेंट आ गया कि चलो खत्म है। वैसे ही सेम चीज है, हमें भी पता है युद्ध तो आपका 6 महीने पहले ही खत्म हो गया था, 8 महीने पहले। ऑफिशियली अनाउंस करो भाई, करो तो कम से कम आगे हमें आगे का पता चले। सो आई थिंक अगर पुतिन साहब के बयानों में कहीं भी ये झलकता है कि हाँ युद्ध खत्म हो चुका है, अब हम और अटैक नहीं करेंगे ये वो, हाँ ये तो हमेशा बोलेंगे हमारे डिफेंस के लिए हम हैं, वो तो कोई भी बोलेगा, वो तो मच्छर से मच्छर भी होगा तो बोलेगा कि हम पे कोई आक्रमण करेगा तो हम उसको काटेंगे, है ना। तो वो तो होना ही है, लेकिन अगर किसी तरह का ये सिग्नल आता है कि रशिया की तरफ से खत्म, मेरे को लगता है वही मार्केट के लिए पॉजिटिव, वो तो फिर वो यूरोप के लिए अच्छा हो जाएगा। ये जो सारे यूरोप के दुखी देश हैं, है ना, इनको थोड़ी रिलीफ मिलेगी कि चलो अब लड़ने वाले नहीं है। सो ऑटोमेटिकली आपके फिर एनर्जी और कमोडिटी प्राइसेस नीचे आने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग हुई, जो दीप कल आप मेरे से ऑफलाइन डिस्कस भी कर रहे थे शो के अलावा, कि 3 जगह रशिया और यूरोप के बीच में जो गैस पाइपलाइन है उस पर कहा जा रहा है कि हमले हुए हैं या वो वहां पर लीकेज हो गए। करेक्ट सर। रशिया को एक ट्रेड सीक्रेट समझ में आ गया कि यूरोप की नस कहाँ दबी हुई है। अब ये ना जिंदगी भर जब तक कि यूरोप अमेरिका की तरह, जैसे अमेरिका को भी ये चीज समझ में आ गई थी कि सारे दूसरे देश उसकी नस दबाते हैं कि कच्चा तेल इनको चाहिए, ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेना ही पड़ेगा। तो अमेरिका ने धीरे धीरे स्मार्टली अपने आप को कच्चे तेल के मामले में आत्मनिर्भर बना लिया। अब तो एक्सपोर्ट करने की सिचुएशन में। सिमिलरली यूरोप की भी कमजोरी पकड़ में आ गई है रशिया की, और इनको मालूम है कि इनकी बैंड बजानी है तो इनकी एनर्जी सप्लाई कर दो बंद। करेक्ट, ठीक है, कम कर दो, ये तड़फने लगेंगे एकदम। अब जब तक यूरोप इस समस्या से पार पाए, इसमें 1-2 साल का समय तो आराम से रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि आज आपको एनर्जी की कमी महसूस हुई, आज ही आप प्लांट खड़ा कर दे, आज ही आपका प्रोडक्शन शुरू हो जाए, और पैसे तो है ही नहीं इनके पास में, खाने पीने के ढंग से नहीं है, तो नए प्लांट तो लगाने में इनको और सोचना पड़ेगा। सो आई थिंक जब तक ये नहीं होता तब तक रशिया है ना, जब चाहे तब इनको ब्लैकमेल करता रहेगा, जब चाहे धमकाता रहेगा, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। सो ऐसी सिचुएशन में अगर इस क्या कहना चाहिए कि अपर हैंड होने के बावजूद अगर पुतिन साहब आज किसी तरह की ये स्टेटमेंट देते कि भाई ठीक है हम लड़ लिया, खत्म करो मैटर को, ताकि और अगर वो करेंगे तो इसलिए नहीं कि उनको कोई अमेरिका से या रशिया से डर, यूरोप से डर है, वो सिर्फ अपनी जनता को समझाने के लिए कहेंगे। और अपनी जनता को समझाने के लिए आज से अगर उन्होंने इस तरह के बयान दिए, हमारे लिए दुनिया भर की बात होने के लिए अच्छा रहेगा। ये बोल दे बस, ये बोल दे बस। सो ग्लोबल ट्रिगर्स में आज बाकी तो ठीक है, रोज देखते हैं, यूरोप भी देखना है, डॉलर इंडेक्स भी देखना है, वहाँ के बॉन्ड वगैरह भी देखने हैं, बट मेरे ख्याल से पुतिन साहब का स्टेटमेंट एक गेम चेंजर हो सकता है अगर वो कुछ बड़ा बोले तो। और खराब बोले तो हम तो खराब तो पहले से ही हैं, आपकी जरूरत भी नहीं है आप बोले, हम आपके बोले बगैर ही खराब हो जाएंगे, हमें तो पता है। उसके बगैर खराब होने के लिए हमें अब आजकल कोई बहाना चाहिए नहीं। एक और अच्छी चीज है दीप, वो ये कि बॉन्ड डील्स थोड़े से रुके हैं बढ़ने से। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा घट गए, लेकिन 4-5 बेसिस पॉइंट की कमी अमेरिका के बॉन्ड डील्स में आई है। डॉलर इंडेक्स कम हुआ है, हल्की फुल्की कमोडिटीज़ में स्पेशली एल्यूमिनियम में 5% के आसपास का उछाल आया है। जो खबरें आ रही कि रशिया की कंपनी जो रूसेल है उसको शायद अब वो ट्रेड ना करने उनसे खरीदारी नहीं होगी, खरीदारी उनके साथ ट्रेड ना करें। तो ये कुछ एक थोड़े से संकेत हैं जो बाकी आपको ध्यान में रखने। लेकिन ओवरऑल ये जरूर है कि मैं आज बहुत खराब संकेत नहीं पढ़ रहा, मैं मिक्स पढ़ रहा हूँ। जहाँ एक और मार्केट गिरे वहीं दूसरी ओर डॉलर इंडेक्स थोड़ा सपोर्ट दे रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर हम ये चाहें कि मिनट टू मिनट बेसिस पे मार्केट और डॉलर इंडेक्स एक दूसरे को कोरिलेशन के साथ चले, तो नहीं होगा, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। आप और मैं भी रोज शो करते हैं, किसी दिन आपका मूड अच्छा हो सकता है, किसी दिन मेरा अच्छा हो सकता है, किसी दिन हम दोनों का अलग अलग दिशा में हो सकता है, करेक्ट। सो वो तो डॉलर इंडेक्स और इक्विटी का भी यही हाल है, हर वक्त दोनों का मूड सही रहे, एक जैसा रहे, संभव है ही नहीं जी। और स्पेशली इस बात को शादीशुदा लोगों से ज्यादा कोई अच्छे से जानता नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मेरा मूड अच्छा है। तो आप क्या करें, इसलिए मेरा मूड खराब रहता है, आपका और अच्छा रहता है। चलिए, तो ये है आपके लिए ग्लोबल मार्केट्स का पूरा हाल। डन सर। अच्छा, एक्सपायरी भी है और पॉलिसी भी है,
तो कहाँ से हो गई वापस, मतलब नई एक्सपायरी, नई सीरीज की शुरुआत। अरे बड़ी मुश्किल से खत्म करवाई है। रिफ्रेम करता हूँ, नई सीरीज की शुरुआत भी है और पॉलिसी भी है। कहाँ से करें शुरुआत से? दोनों इंपॉर्टेंट ट्रिगर। पहले नई सीरीज की बात करें, जिसका हमें पता है, पॉलिसी का पता नहीं है, अंदाज है। आज के लिए सबसे बढ़िया अगर हमारा लोकल ट्रिगर है तो एक ही है दीप, और वो ये कि हमारी नई सीरीज शुरुआत हो रही है। क्यों? पहली चीज, पुरानी सीरीज में जो कुछ भी खराबी हुई, मार्केट गिरे, आई थिंक 3 सीरीज के बाद हम नेगेटिव। हाँ, 3 सीरीज के बाद नेगेटिव हुए थे। हमने अगस्त, जुलाई और जून तीनों, नहीं 2 सीरीज के बाद, 2 सीरीज, जुलाई और अगस्त की जून में एंड में रिकवरी थी, जून में थोड़ा सा लास्ट में हम गिर गए थे, 400 पॉइंट नीचे थे। सो 1138 पॉइंट गिरे हम निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर 2000 पॉइंट गिरे पिछली सीरीज में। अब अच्छी बात ये है कि ये सीरीज खत्म होगी, और अच्छी बात इसके साथ है कि जो कमजोर ट्रेडर्स के ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी रही होगी, पोजीशंस या कमजोर ट्रेडर्स के रोल ओवर्स हैं, वो हुए नहीं। सो पहली चीज ये कि जो लॉन्ग पोजीशन, जिनकी तेजी की पोजीशन है और गिरते बाजार में बिकवाली का प्रेशर उन लोगों की तरफ से जो आता है, वो खत्म हुआ। राइट, ये बड़ी रिलीफ है। देखिए, 2 तरह के लोग बेचते हैं, एक तो जिनको शॉर्ट करना है ना, शॉर्ट करने वाले अलग तरीके के प्राणी हैं, और दूसरी तरफ शॉर्ट करने के बाद जो मार्केट नीचे आता है और उसमें जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स हैं, या तो उनसे पोजीशन संभलती नहीं मार्क टू मार्केट लॉस की वजह से, या डर लगता है कि और गिर जाएगा, 18,000 वाला 17,000 हो गया, 17,000 वाला 16,000 हो जाएगा, तो उस चक्कर में वो पोजीशन बेचते हैं। तो ऐसे में शॉर्ट सेलर को और हिम्मत मिलती है और प्राइस इंपैक्ट ज़्यादा आता है। सो एटलीस्ट नई सीरीज की शुरुआत में ज़्यादा शॉर्ट सेलर्स तो बचे नहीं, कमजोर वाले तो एटलीस्ट कल खत्म हो गए। पहली चीज। दूसरी सबसे बड़ी चीज इस सीरीज की है दीप, वो ये कि एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन हम 13% पे कर रहे हैं, और ये 13% की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बहुत 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 कम है, कोविड ऑलमोस्ट कोविड टाइम के लोस पे है। ठीक है, इस बीच में एक बार जरूर 15% हुई थी एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन, और वो हुई थी जून सीरीज की शुरुआत में। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, माफ कीजिएगा, जुलाई सीरीज की शुरुआत में, तो जिस दिन जुलाई सीरीज की शुरुआत हुई थी उस दिन हम इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशन 15% जुलाई की सीरीज में और अगस्त की सीरीज में बाजार ने जबरदस्त एक्शन दिखाया है। जुलाई की सीरीज में 1150 पॉइंट बढ़े हैं और अगस्त में 600 पॉइंट बढ़े। चलो अगस्त छोड़ भी दो, तो जिस सीरीज में आपने 15% के साथ शुरुआत की, वहां 1100 पॉइंट की तेजी बनी थी, 1150 की निफ्टी में बनी थी, और बैंक निफ्टी 4000 पॉइंट जुलाई की। तो मतलब आप सोच सकते हो कि ड्रीम सीरीज थी। यस सर, करेक्ट सर। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट बताता हूं जिससे आपका मूड ठीक हो जाएगा। ठीक तो हो गया और अच्छा हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग चीज है अक्टूबर की सीरीज के बारे में। 2010 से लेकर 2021 तक, ठीक है, 12 सीरीज होगी आपकी, 10 को भी गिन रहा हूं इसलिए। 12 सीरीज में से दीप 11 सीरीज में अक्टूबर की सीरीज पॉजिटिव रही है। वाह, सिर्फ एक 2018 को छोड़ दीजिए, 8% घटी थी। 2018 के अलावा 12 में से 11 सीरीज, शायद 2018 में भी मुझे नहीं पता किस वजह से नीचे रही होगी, आई डोंट नो, अब याद नहीं आ रहा, लेकिन बाकी आप देखिए, और 3 से 6% के रिटर्न आसानी से आते हैं। सो आई थिंक अक्टूबर की सीरीज के लिए हम तेजी के लिए, डेटा के लिहाज से हर तरह से तैयार है, हर तरह से। रिस्क एक ही ग्लोबल है, बिल्कुल है, वो रिस्क हमेशा रहेंगी, बट अगर लोकल ट्रिगर्स के लिहाज से देखें, लोकल डेटा के लिहाज से देखें, और मैं ये नहीं कह रहा कि ऐतिहासिक तौर पे हमेशा अक्टूबर में बढ़ते हैं इसलिए इस बार भी बढ़ना चाहिए। हर साल दिवाली नवंबर में आती है, इस बार अक्टूबर में भी आ रही, तो मतलब थोड़ा प्रीपोन भी हो, तो जरूरी नहीं उस हिसाब से बढ़े कि 12 में से 11 साल बढ़े तो चलो बढ़ना ही चाहिए। वो एक आपका माइंडसेट बताता है। लेकिन जब डेटा आपको ये बता रहे कि अगर 13% की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन के साथ एफआईज अगली सीरीज में जा रही है, रोल ओवर हुए पिछली सीरीज से ज्यादा, 1 करोड़ 14 लाख शेयर निफ्टी के, शॉर्ट साइड पे रोल ओवर ज्यादा हुए, लॉन्ग साइड पे नहीं। सो अब अगर शॉर्ट साइड के रोल ओवर्स हैं, मुझे ये बताओ कि जल्दी किसको ट्रेड खत्म करने की? जिसने शॉर्ट किया उसको काटने की जल्दी है, न कि जिसने लॉन्ग किया उसको निकलने की जल्दी। क्योंकि उसने तो पहली चीज तो ये कि जिसने लॉन्ग रोल ओवर किया उसने 16,800 पे किया है, यस, और कम किया है। तो शॉर्ट साइड के जो रोल ओवर हुए, तो ये सारे डेटा ये बता रहे कि अक्टूबर की सीरीज एक अच्छा परफॉर्मेंस देने को तैयार है, बाउंस बैक के लिए 100%। सिर्फ ये चाहिए कि ग्लोबल मार्केट्स बहुत मजबूत हो जाए, नहीं, ये नहीं चाहिए, संभले रहे, गिरे नहीं। अगर ग्लोबल मार्केट्स नहीं गिरे, तब भी अक्टूबर की सीरीज में आप पॉजिटिव हो जाएंगे।
ठीक ठाक सा प्रदर्शन 2-3% का तो आराम से कर लेंगे। और अगर इस बीच ग्लोबल मार्केट बढ़ गए तो फिर 6 से 8% की सीरीज भी बन जाए तो क्या कहना। सो मैं थोड़ा अक्टूबर को लेकर पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्ट हूँ। और दूसरी चीज जो हम पिछले हफ्ते से लगातार करें, इस मंडे से ये पूरा हफ्ता आपको वोलेटिलिटी के साथ निकालना है। अगले वीक से आपकी वोलेटिलिटी कम होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, हर 1% निफ्टी के फॉल पर आपको लगाना है। आज फिर से अगर आपको 150-200 पॉइंट नीचे मिल जाता है निफ्टी, वापस से पैसा लगाइए। अगर आप 9 इंस्टॉलमेंट में लगा रहे हैं तो, और अगर आप 4 इंस्टॉलमेंट में लगा रहे हैं, 25% आपका जा चुका है, 25% आज और जाना चाहिए। समझ 50% तक आज इन्वेस्टेड हो जाइए, बाकी 50% अक्टूबर के महीने में लगाएंगे। गॉट इट। ठीक है, क्लियर, डन। तो चलिए, सीरीज के लिए तो अच्छा व्यू बन रहा है। ओवरसोल्ड मार्केट्स हैं, एक बाउंस बैक के लिए तो तैयार हो ही रहे हैं। अच्छा, आरबीआई पॉलिसी, दरें बढ़ेंगी ये तो मालूम है, बट पॉलिसी से लिहाज से आपकी और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और बाजार के लिहाज से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? किसी की कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। पहली चीज, दरें 0.5% बढ़ेगी, आम सहमति बन चुकी है, निर्विरोध। हाँ, जिसको कहते हैं कोई इलेक्शन में खड़ा हो जाए उसके सामने कोई खड़ा ही नहीं है। 0.5% को लेके इतनी आम सहमति बनी है कि मतलब एमपीसी को भी शायद सोचने की जरूरत नहीं कि हम क्यों दिमाग लगाएं, चाय समोसे में पहला आइटम ही हो गया होगा। हो गया 0.5%, सब तैयार है, हाँ तैयार, चलो डन। मतलब उस लेवल की आम सहमति आम जल्दी से ऐसी बनती नहीं। राइट। अगर कुछ अलग कर दे तो फिर तो गवर्नर साहब और पॉलिसी कमेटी की जय हो। बट आई थिंक 0.5%। दूसरी चीज, इस बार एक और इंटरेस्टिंग चीज है दीप, इस पॉलिसी से पहले मुझे बताओ कितने लोगों को उम्मीद है कि गवर्नर साहब अच्छा बोलेंगे? किसी को नहीं, किसी को नहीं, किसी को नहीं, किसी को नहीं, है ना। यस। तो मतलब जबकि पिछली सीरीज में तो हमें ये था कि कमेंट्री पे फोकस करेंगे, क्या बोलते हैं, क्या आउटलुक देते हैं, वो सब उन्होंने दे दिया, कर दिया, सब आपको पता है। इस सीरीज में मुझे बताओ किसको उम्मीद है कि गवर्नर साहब अच्छा बोलेंगे? नहीं है ही नहीं, बात खत्म। तो इसलिए न तो आपको पॉलिसी में एक्सपेक्टेशन है, न आपको एक्सपेक्टेशन गवर्नर साहब की कमेंट्री में। अब ऐसे में गवर्नर साहब कुछ ज्यादा खराब ना बोले या अगर अच्छा बोल जाए तो बढ़िया है, बढ़िया। राइट। बैंक निफ्टी आपका ओवरसोल्ड है। अगर इंडिया का मार्केट बढ़ेगा तो सबसे पहले बैंक्स को ही बढ़ना है। सबसे मजबूत सेक्टर ही वही है, ग्रोथ के लिहाज से, करेक्ट, बैलेंस शीट के लिहाज से, कमाई के लिहाज से। सो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि पॉलिसी से किसी तरह का कोई एक्सीडेंट होना है। अच्छा, हाँ, पॉलिसी की वजह से अब आप नहीं गिरेंगे, ये बात पक्की आज। अगर गिरना है तो ग्लोबल देख के हम गिर जाएंगे, हमारे पास डाउ फ्यूचर्स है गिराने के लिए काफ़ी है, हम उनको देख के ही गिर जाएंगे। या फिर डॉलर इंडेक्स वापस 114 115 आ जाए तो भी हम गिर जाएंगे कि ये तो खाली थोड़ी टाइम के लिए आया नीचे वापस ऊपर। बट अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई लोकल फैक्टर, न हमारी पॉलिसी का लोकल फैक्टर, न हमारी नई सीरीज का लोकल फैक्टर जो हमारे बाजार को खराब कर सकता है, और न ही हमारी लोकल फंड की खरीदारी में किसी तरह की कोई कमी है, वो भी जोर लगाकर। खाली आखिरी हफ्ता था मंथली सीरीज का, ट्रेडर्स थोड़े नर्वस हुए, मार्क टू मार्केट लॉस आ रहे थे। 5 दिन में 1000 पॉइंट निफ्टी गिर जाए तो सबको तकलीफ होती है, वो पोजीशन कटनी थी, कल फाइनली कट गई, इसलिए वहां से भी सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है। तो मैं सीरीज की शुरुआत को लेकर कोई बहुत बेरिश या नेगेटिव मूड में नहीं हूँ। अब इसका मतलब आप ये ना सोचें कि 50 पॉइंट नीचे खुल गया या 100 पॉइंट नीचे खुल गया, तो ये नहीं हो सकता। 50, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट हमेशा हो सकता है। इसीलिए हम पूरे हफ्ते का व्यू इस बार लेकर चल रहे हैं कि यह हफ्ता पूरा ऐसे ही रह सकता है, ऊपर नीचे रह सकता है। हफ्ते में धीरे धीरे आपको खरीदारी के मौके ढूंढने हैं। और फिर ये जिनको डर लगे 7 दिन 15 दिन मत देखिए मार्केट, 15 दिन बाद आ जाइएगा दिवाली के आसपास। करेक्ट, सब यही है, हम भी आप भी कहाँ जाएंगे। रोज बताएंगे आपको बाजार का एक्शन। चलिए फिर आज का एक्शन भी समझते हैं। ओवरसोल्ड मार्केट्स हैं, आज के संकेत क्या कह रहे हैं सर? ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर ही रखे हैं, दिल पर पत्थर रख के। एफआईएस के संकेत नेगेटिव साइड पर है, घरेलू फंड्स पॉजिटिव हैं। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव हैं। सेंटीमेंट नेगेटिव से हल्का न्यूट्रल है और ट्रेंड है पॉजिटिव अभी भी, अनलेस की 16,800 को हम निर्णायक तौर पर नीचे की तरफ बंद करते हुए दिखे। कल तो होल्ड कर लिया, कल तो होल्ड कर लिया घूम फिर के। लेट्स सी, मुझे लगता है आज भी होल्ड करना चाहिए। ठीक, लेट्स सी। 16,650 16,725 दिन के लिए तुरंत प्रभाव से है सपोर्ट, और 16,525 16,625 मजबूत जगह खरीदारी करने के लिहाज से। ऊपर 16,850 से 16,950 की यात्रा पहले करेंगे, वहाँ रुककर देखेंगे, और उसके पार निकलने के बाद 16,975 से 17,025 की रेंज है, जहाँ पर आप थोड़ा सा रुकावट आज के लिए आते हुए देख सकते हैं। असली मजबूती और मज़ेदार तेजी और बढ़िया रिकवरी 17,035 के ऊपर बनती हुई दिखेगी। 17,035 को पार करके, तो इसलिए राउंड फिगर में 17,050 मान लें। 17,050 के ऊपर अगर आज बंद हो जाते हैं तो आप सीरीज के लिए आपने टोन सेट कर दिया है फिर बेहतर वाला, राइट। और 16,800 के नीचे बंद होते हैं तो फिर इतिहास भूल के थोड़ा नीचे की तैयारी करिएगा।
तो आपको बेसिकली ब्राउन फिगर में 16,800 के नीचे अगर बंद होते तो खराब है, 17,000 के ऊपर बंद हो जाते हैं तो एक बार के लिए आपकी जितना गिरना था गिर गए और सीरीज की शुरुआत के बाद अब थोड़ा बेहतर होंगे। तो आज क्लोजिंग कहाँ होती है वो इंपॉर्टेंट है, 16,800 के नीचे या 17,000 के ऊपर, और दोनों के बीच में होती तो फिर देखेंगे सोमवार को। तो ये 200 पॉइंट की रेंज है। ठीक है सर, 17,025 है ब्राउन फिगर में, 17,000 ठीक है, उतना तो। बैंक निफ्टी 37,225, 37,425 सपोर्ट रेंज है और 37,050 से लेकर 37,150 मजबूत खरीदारी की जगह है। ऊपर कितना जाएंगे, 37,950 से 38,050 हल्की फुल्की रुकावट की जगह है, इसको पार करके निकले तो 38,175 से 38,350 इस रेंज में आपको प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूरत है आज के लिए। निफ्टी पर सपोर्ट लेवल 16,818 के आसपास आप बंद हुए हैं, 16,775, 16,725 दो छोटे लेवल हैं, 16,650, 16,625 मीडियम लेवल है, 16,575, 16,525 तीन फाइनल लेवल निफ्टी पर सपोर्ट के लिहाज से। ऊपर 16,850, 16,925, 16,975 तीन छोटे लेवल है, 17,000, 17,025 मीडियम लेवल और 17,100 बड़े लेवल के तौर पर। बैंक निफ्टी 37,650 के आसपास हम बंद हुए हैं। इमीडिएटली जो सपोर्ट है कल का लो लेवल है वो 37,550 इस छोटा लेवल है, 37,425, 37,375 और 37,225 तीन मीडियम लेवल है, 37,150 और 37,050 फाइनल लेवल। आज मैं 37,000 के नीचे की क्लोजिंग 37,050 के नीचे के लेवल अभी नहीं देख रहा, इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए ऐसा मेरा समझना है। ऊपर की तरफ 37,750, 37,950 और 38,050 तीन छोटे लेवल हैं। असली परीक्षा जो बैंक निफ्टी की है वो इस रेंज में होती है, वो है 38,175, 38,000, एक 275 मिस हो गया, एक 275 और डाल दीजिए, 38,175, 38,275 और 38,350 ये रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी को रुकना है। पार करके निकले तो 38,475 और 38,600 तक आप जा सकते हैं, फुल स्टॉप। गॉट इट। ये बैंक निफ्टी के ऊपर के लेवल। ठीक है, डेटा 13% है एफआईएस की लॉन्ग इंडेक्स, बट बाकी पुट कॉल रेशियो वहां से कुछ पुट कॉल रेशियो भी सीरीज की शुरुआत में 1.02 कम है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देखिए 0.68 बिल्कुल कम है, ओवरसोल्ड लेवल के नजदीक है। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन ओवरसोल्ड के नजदीक है। इंडिया विक्स 4% नीचे होकर ये बता रहा है कि जो सीरीज के आखिर की वॉलेटिलिटी है अब आज से नहीं तो कम से कम मंडे से कम होनी चाहिए। स्टॉप लॉस वैसे तो कल के लोस के नीचे स्टॉप लॉस बनता है, लेकिन वहीं पर आप खुलने के संकेत दे रहे हैं, तो मेरा ये समझना है 16,700 इंटरडे ट्रेडर्स स्टॉप लॉस रखे हैं और क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस 16,800 का है। ओके। बैंक निफ्टी 37,500 छोटा है, नजदीक का स्टॉप लॉस है 37,650 पे बंद हुए हैं। दूर लगाना तो फिर थोड़ा दूर हो जाता है, वो 37,150 के आसपास आ जाता है, क्यों लगाना है। 37,500 काफी है इंट्राडे और क्लोजिंग पे। शॉर्ट साइड पर 17,050 होगा आपका स्टॉप लॉस, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। इंट्राडे अगर किसी को छोटा लगाना है तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से रिवाइज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे स्टॉप लॉस 38,000 का है, क्लोजिंग 38,375 का है। इंट्राडे भी दूर का ही निकल के आता है 38,375 का, लेकिन वो बड़ा दूर का है, तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अभी 38,000 और क्लोजिंग बेसिस पे 38,375 ये लगा सकते हैं। जी गॉट इट सर, ठीक है, ये है मौजूदा पोजीशंस के लेवल। अब समझते हैं नई पोजीशंस क्या करनी है। थोड़ा बाजार उतार चढ़ाव वाले हैं इस समय, क्या सलाह देंगे सर नई पोजीशंस के? 16,625, 16,725 की रेंज में आता है निफ्टी, तो टुकड़ों में धीमे धीमे खरीदारी करने की। 625 200 पॉइंट नीचे, हाँ तो 100 पॉइंट तो नीचे 100 पॉइंट। अच्छा वैसे हाँ वो एडजस्ट कर, ठीक है, शायद आए ना। हाँ। लेकिन रेंज इसलिए क्या है, 2-3 दिन से हम हमेशा ये सोचते ये आएगा नहीं आएगा नहीं, और जो नहीं सोचते वो आ जाता है। इससे बढ़िया लोन आ जाएगा बस। मान लिया। हाँ मान लिया, नहीं आए तो बढ़िया, ठीक है। 775 से ही मूड बना सकते हैं, लेकिन इतना एग्रेसिव होने की भी जरूरत क्या है, फिर 9:08 पर देख लेंगे। अदरवाइज 725 से 625 की रेंज खरीदारी की, स्टॉप लॉस दूर का है 500 का, वही लगाना है ताकि ट्रिगर ना हो। ऊपर के टारगेट जो बनेंगे 16,775 से लेकर 16,825 और 850 के, ये तीन टारगेट हैं छोटे। 16,925, 16,975 मीडियम टारगेट, 17,000, 17,025 फाइनल टारगेट। तो इस रेंज में करनी खरीदारी, और आए तो जरूर खरीदिए, लेना है। हाँ इस रेंज में लेना ही चाहिए। नई सीरीज में आप पुरानी सीरीज चली गई तो सबसे बड़ा आराम इस आज के दिन एक ही है कि जो कमज़ोर लॉन्ग्स थे वो एक्सपायरी के साथ काफ़ी कुछ खत्म हुए, जो ऑप्शंस की फंसी पोजीशन थी वो काफ़ी कुछ खत्म हुई। तो आज आपके लिए वो डर कम हो गया, खत्म तो कभी नहीं होता लेकिन कम हो गया। और उसके ऊपर एफआईज अगर नेट लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स में
13% पे जा रहे हैं, कितना और बेचेंगे? राइट। जीरो करके नेगेटिव शॉर्ट तो नहीं हो जाएंगे? करेक्ट। अगर हो जाएगा तो फिर एक नया अनुभव होगा हमारे लिए, नई चीज सीखेंगे, आज तक जो कभी नहीं हुई फिर देखेंगे, और फिर देखेंगे तो नहीं सीखेंगे, समझेंगे। और कई बार होती नई नई चीजें ऐसी जो हमने पहले कभी नहीं देखी, सीखते हैं। लास्ट 2 साल की तो वही खासियत रही। 30 साल की पढ़ाई बेकार हो गई। इनफैक्ट आप कह रहे थे कि इस साल ज्यादा सीखा है बाकी 2 साल के मुकाबले। बाकी 2 साल के मुकाबले नहीं, बाकी 29 साल लाइफ टाइम के। मतलब ऐसा लगा 29 तो बर्बाद ही किया है, जो सीखा इसी साल सीखा। सारे फॉर्मूला फेल हो गए दीप। जो कोरिलेशन देखते थे कि डाउ कब गिरता है, कैसे गिरता है, क्या बॉन्ड यील्ड का मतलब है, क्या ब्याज दरों का मतलब है, क्या नेगेटिव ग्रोथ का मतलब है, सब धरे के धरे रह गए ऐसे कैसे। करेक्ट। एक चीज सीखी है जो सबसे ज्यादा, कि पैसे में बड़ी ताकत है भाई। करेक्ट सर। अगर सेंट्रल बैंक डिसाइड कर ही ले कि नोट छापेंगे, मतलब नोट मीन्स डॉलर छापेंगे, बांटेंगे और ब्याज दरें नीचे कर देंगे, तो कोई कुछ भी कर ले तेजी होके रहेगी, कोविड आ जाए जो आ जाए। और अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि पैसा खींच लेंगे, ब्याज दरें बढ़ा देंगे, तुम्हें खर्च करने देंगे नहीं, बैंड बजा देंगे, तुम्हारी EMI भरने में के लाले पड़ जाएंगे, तो कोई कुछ भी कर ले मंदी होके रहेगी। करेक्ट। सो एंड ऑफ डे पैसे की ताकत, ये समझ में जरूर आया है कि नहीं। हालांकि ये पहले भी पता था, नए तरीके से समझ में आया। बात नहीं है कि पैसे की ताकत तो किसको नहीं पता, लेकिन नई तरीके से समझिए अभी हम। आइए तो शॉर्ट पोजीशन निफ्टी। शॉर्ट पोजीशन निफ्टी बेचने की बात कर ली है ना हमने? नहीं, निफ्टी बेचने की बात है। माफ कीजिएगा। 16,950 17,025 की रेंज में एग्रेसिव ट्रेडर्स निफ्टी बेचे, 16,950 से मूड बनाए, 17,025 तक बेचते चले, और 17,100 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखें। 17,050 का भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है। 16,850, 16,825 और 16,775 3 छोटे टारगेट, 16,725, 650 और 625 3 बड़े टारगेट, जिनके लिए करनी है बिकवाली। ओके। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कहाँ खरीदना थोड़ा सा ट्रिकी है। 37,000 पे भी 37,050 पे भी बनता है, 37,150 पे भी बनता है, इनफैक्ट 37,550 पे भी बनता है। सो आई डोंट नो एंट्री पॉइंट क्या सही होगा दीप, लेकिन फिलहाल आप ये नोट करके चलें, 37,150 से 37,425 की रेंज में बैंक निफ्टी टुकड़ों में खरीदिएगा। 37,000 का लगाइएगा स्टॉप लॉस। टारगेट जो बनेंगे 37,525, 650 और 750, 3 विजिबल बहुत क्लियर कट टारगेट है, ये तो दिख ही जाएंगे। 37,950 38,050 मीडियम टारगेट है, 38,175, 38,275 और 38,350 के फाइनल टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में नीचे मौका मिले तो खरीदारी कीजिए। और कल बड़े दिनों बाद दीप एक संकेत और आया कि बैंक निफ्टी ने थोड़ी सी कम गिरावट के संकेत भी देना शुरू किए। कल 40 पॉइंट की गिरावट से नहीं, कितना बैंक निफ्टी में 112 पॉइंट की गिरावट से ही बच गए। तो यानी कि 7 दिनों में जो हम बैंक निफ्टी पे लगातार गिर रहे हैं, वो कल सबसे छोटी गिरावट थी। राइट, है ना? कल सबसे छोटी गिरावट थी, ये भी इंटरेस्टिंग है। समझ गया। हाँ, मतलब गिरावट की जो साइज है कल सबसे छोटी निकल रहा है 7 दिनों में। गॉट इट। बेचने की राय है 38,175 से 38,350 की रेंज में आपको आए तो बेचना है। बहुत दूर की रेंज में दे रहा हूँ, आप सोचोगे ये इतना दूर का कौन देता है भाई, अब उससे पहले कोई ढंग का शॉर्ट मिल ही नहीं रहा तो क्या करें, है ना? अब आइए 38,500 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको करनी है बिकवाली। टारगेट जो बनेंगे 38,050, 37,950 और 37, ये तो हो गए 2 छोटे टारगेट। 37,750, 37,650 और 37,550 मीडियम टारगेट है, 37,425 और 37,325 के फाइनल टारगेट के लिए बिकवाली करना। ओके, तो ये है आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। नई सीरीज है तो बैन में कोई स्टॉक नहीं है, वोडाफोन आइडिया बैन से बाहर आ चुका है। कल का फंड्स का डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा सर? ना, कुछ भी नहीं, फंड्स का भी नहीं है, और इससे पहले कि आप FI का पूछें वो भी, FNO का पूछें वो भी नहीं नहीं है। हाँ, नहीं, दोनों सीरीज का बता दिए पूरा आपको बस। ठीक है। तो एक्चुअली सीरीज की शुरुआत में हार्डली मच्छर जैसे डेटा है, कुछ है ही नहीं। 10-20 लाख शेयर में क्या होता है। बिल्कुल, चलिए आज से पोजीशंस बनना शुरू होंगे, उस पर रहेगी नजर। आइए, खबरें भी ढेर सारी हैं, इस पर भी रखते हैं नजर। अरमान, कुशल, नुपुर तीनों हैं हमारे साथ तैयार। अरमान, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें क्या हैं आज की? जी, ट्रिगर्स में सबसे पहले कैबिनेट सेक्रेटरी जो हैं वो PLI के लिए जो रिव्यू करते हुए दिखेंगे। PLI के लिए वो बैठक बुला रहे हैं, उसको रिव्यू करेंगे। उसी के साथ साथ सेबी की अहम बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी, जिसमें आप मार्केट, म्यूचुअल फंड, स्टार्टअप या PSUs लिस्टेड कंपनीज पर चर्चा होती हुई दिखेगी। और चर्चा में म्यूचुअल फंड्स के लिए, इंसाइडर ट्रेडिंग के लिए या फिर PSUs के लिए जो टेक ओवर्स के रूल्स हैं उस पर चर्चा होती हुई दिखेगी। हेरिटेज फूड्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो बोर्ड मीटिंग है जहाँ पर वो राइट इशू
इशू करने के लिए वहां पर बैठक होती हुई दिखेगी। मदरसन सुमी जो बोनस शेयर जारी करने के लिए बोर्ड बैठक है, और जो चेंज इन इंडाइसेस जैसा कल बताया था आज होते हुए दिखेंगे इफेक्टिवली। निफ्टी 50 में श्री सीमेंट जो है वो बाहर होगा, अडानी इंटरप्राइजेस उसका हिस्सा बनेगा। निफ्टी 500 देख लीजिए, निफ्टी स्मॉल कैप 250 या फिर निफ्टी मिड कैप 400 अगर आप देखेंगे तो इक्विटास होल्डिंग जो है वो बाहर निकलता हुआ दिखेगा और शॉपर स्टॉप जो है वो उसमें इंक्लूड होते हुए दिखेंगे। एक्स डेट है इंसेक्टिसाइड्स इंडिया में, जहां पे बोनस इशू है 1:2 का। ग्लोबल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यूएसए में फेड वाइस चेयरमैन ब्रेनर्ड साहब जो हैं वो बोलते हुए दिखेंगे और व्लादिमीर पुतिन साहब जो हैं वो रशियन पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए दिखेंगे। खबरों में सबसे पहले लुपिन पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी को है एक दवा की यूएस एफडीए से मंजूरी मिलती हुई दिखी है और इस दवा का जो उपयोग होगा, जो बनाया जाएगा, उसे नागपुर की एक यूनिट में है जहां पर बनाया जाएगा। हीरो मोटोकॉर्प पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक अमेरिका की जो कंपनी है जीरो मोटरसाइकिल्स में, कंपनी जो है लगभग 490 करोड़ का निवेश करने वाली है। ये जो कंपनी है जीरो मोटरसाइकिल, ये प्रीमियम सेगमेंट की ईवी स्कूटर और पावर ट्रेन्स ब्रांड जो है ये बनाने में उसमें काम करती है। रेल विकास निगम पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनको एनएचआईए से एक 408 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और ये भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो है 4 लेन हाईवे निर्माण के लिए जो है ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और अंत में हिंडाल्को, नाल्को और वेदांता पर फोकस रखिएगा, क्योंकि राउटर्स के हवाले से खबर आती हुई दिखी कि लंदन मेटल एक्सचेंज जो है उसने रशियन कंपनी रूसेल पर बैन लगा सकती है, ऐसा की बातचीत चल रही है, ऐसा राउटर्स पे खबर आती हुई दिखी है। और अगर आप देखेंगे रसेल पर जो बैन की खबर से एल्यूमिनियम के अगर आप भाव देखेंगे तो 5% भाग चुके हैं। एब्सोल्युटली, और इनफैक्ट बाकी सारे बेस मेटल्स में भी कल हमने बड़ा उछाल देखा था। आइए और कौन सी खबरें हैं आज की, कुछ फंड एक्शन ये भी समझते हैं नुपुर के साथ। मॉर्निंग नुपुर, बताइए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले पावर कंपनीज के लिए सेंटीमेंट नेगेटिव न्यूज़ आती दिखी है। पावर एक्सचेंज पे जो जो प्राइस कैप है उसकी सीमा बढ़ा दी गई है। अब वो जो प्राइस कैप है वो 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया है। फिलहाल जो प्राइस है वो 12 पर यूनिट के आसपास की है। एमसीएक्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आती दिखी है, क्योंकि कमोडिटी डेरिवेटिव्स में अब एफबीआई भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। नॉन एग्री कमोडिटीज़ के साथ शुरुआत होगी और कैश सेटलमेंट के तहत ये होने वाला है। जाइडस लाइफ साइंसेज के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि यूएस एफडीए ने उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अहमदाबाद में उसका निरीक्षण किया था। 23 से 29 सितंबर के बीच ये किया गया था और 2 ऑब्जर्वेशन फिलहाल यूएस एफडीए ने जारी किए हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कल न्यूज़ के पहले ये स्टॉक 5% ऊपर भी था। खबर ये है कि कंपनी को पावर ग्रिड से 332 करोड़ का ऑर्डर फिलहाल मिला है। गोवा कार्बन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि राइट से इश्यू के जरिए कंपनी 200 करोड़ का फंड रेज करने वाली है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंक्स एंड एनबीएफसीज भी आज फोकस में रहने वाले हैं, क्योंकि इन सारी कंपनीज पर डीजीजीआई की कार्रवाई नई शुरुआत हुई है, क्योंकि वहाँ पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है जीएसटी का, उसमें 824 करोड़ की चोरी पकड़ी गई है। फिलहाल जीएसटी रिकवरी 217 करोड़ की हो चुकी है। फर्मेंटा बायोटेक के लिए भी खबर है, क्योंकि बोर्ड ने थाने में जो उनकी ज़मीन है उस पर डील को मंजूरी देती है, उसके बेचने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। 17 करोड़ का ये ट्रांजैक्शन होने वाला है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और बड़ी खबरें जहां पर रखनी है आपको नजर। आइए आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, इस पर भी डालते हैं एक बार नजर। FIR मॉर्निंग कुशल, बताएं क्या कह रही है आज की ब्रोकरेज। मॉर्निंग दीपा, ब्रोकरेज में सबसे पहले हिंडाल्को पर नजर रखिए। यहाँ पर सीएलएसए की रिपोर्ट आ रही है। खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए ये 525 के टारगेट दे रहे हैं। मौजूदा भाव 371 रुपए का है। ये मान रहे हैं कि आगे चलकर अगर मेटल प्राइसेस में कोई अपटिक होता है या फिर नोवेलिस की प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर कोई फर्दर क्लैरिटी आती है तो कंपनी के लिए बेहतर साइड हो सकता है। हालांकि Q2 अर्निंग्स जो है वो वीक रह सकती हैं और आउटलुक यहाँ पर बेटर मानकर चल रहे हैं। लेकिन इनफैक्ट जेफरीज की रिपोर्ट है पावर ग्रिड पर, यहाँ पर भी खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 260 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। मौजूदा भाव 208 रुपए का है। ये देख रहे हैं कि जो ईपीएस को डिक्लाइन करने वाली जो खबर थी, जिसमें इनका प्रपोजल था आरईसी में हिस्सेदारी खरीदने के लिए, वो सरकार की तरफ से जो नामंजूर हुआ है वो काफ़ी पॉजिटिव है कंपनी के लिए और 6.6% की डिविडेंड यील्ड तो है ही। साथ ही सिटी की भी राय है 275 के टारगेट खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए ये भी मेंटेन कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली यहाँ पर भारतीय एयरटेल पर रिपोर्ट लेकर आए हैं। ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है इन्होंने। 825 रुपए के लक्ष्य ये दे रहे हैं। 765 रुपए मौजूदा भाव है। जेफरीज पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है एसआरएफ की।
जहां पर यहां पर होल्ड रेटिंग बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट्स यहां पर बढ़ाए गए हैं। 2200 रुपए से बढ़ाकर 2290 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। यहां पर ये मान रहे हैं कि केमिकल प्राइसेस में जिस तरह की रैली आई है, आगे चलकर कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ में अच्छा खासा एड मिल सकता है। साथ ही सिटी की रिपोर्ट है, जुबिलेंट फूडवर्क्स पे खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 680 से टारगेट बढ़ाकर अब 725 रुपए के इन्होंने कर दिए हैं। मौजूदा भाव 604 रुपए का है। नाइका पर भी रिपोर्ट है, बैंक ऑफ अमेरिका की न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए 1685 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। मौजूदा भाव 1285 रुपए का है। ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन का लिमिटेड इम्पैक्ट रहेगा और B2B एक्सपेंशन कंपनी का स्ट्रांग है इनके हिसाब से। हालांकि मार्जिन इंप्रूवमेंट थोड़ी सी स्लो रह सकती है पिछले साल के मुकाबले। जेपी मॉर्गन की राय है, पेटीएम पर ओवर रेटिंग बरकरार रखी है, 1000 रुपए के टारगेट दे रहे हैं। मौजूदा भाव 632 रुपए का है इनका, और ये देख रहे हैं कि अभी मॉडल शिफ्ट कर रहे हैं ये। इनफैक्ट ग्रोथ एट एनी लॉस ये अब नहीं करने वाले हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर अब देखना होगा कि आगे चलकर आज पेटीएम पर क्या रिएक्शन रहता है। और अंत में एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है गुजरात गैस पर, जहां पर अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट 434 से बढ़ाकर 466 किए हैं। मौजूदा भाव 516 रुपए का है, और ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आगे चलकर कुछ टफ क्वार्टर्स कंपनी के लिए रह सकते हैं, और इनकी प्रेफर्ड पिक आईजीएल है इस स्पेस में। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज दिखेगा आपको भरपूर एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल, और आज है नई सीरीज की शुरुआत। अक्टूबर सीरीज की शुरुआत में मिलेगी आपको पिक ऑफ द सीरीज। आप सभी को सुप्रभात, और आज शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे हिमांशु गुप्ता जी के साथ। और बंसल जी के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ऐसा क्यों। बंसल जी आ रहे हैं तो पूछ लीजिए, और नहीं पूछेंगे तो मैं तो बताऊंगा ही। अनिल जी, मुझे मालूम है, आप बधाई दीजिए, मैं सबसे लेट में जुड़ा हूं अनिल जी आज। अरे बंसल जी, इतने भी लेट नहीं है आप सिर्फ नंबर 2 पर हैं। नंबर 2 पर हाँ, आपने तो खुद ही मान लिया। आपने खुद, वो चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मामला हो गया। आप इतने लेट नहीं जुड़े हैं, लेकिन नंबर 2 हैं। तो आप हिमांशु जी के बाद तैयार रहें आपकी पिक ऑफ द सीरीज के लिए। हिमांशु जी सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, पिक ऑफ द डे है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी कि HAL, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर में से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक रहा है, और लगभग 10% की डिसेंट करेक्शन के बाद स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के आसपास पहुंच चुका है। तो मुझे लगता है कि 2260, 2280 इस जोन में कोई डिप मिलती है तो खरीदारी करके चला जा सकता है। 2200 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह रहेगी, और 2500, 2540 तक के टारगेट्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में मैं मानता हूं कि इस सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो HAL यहां पर है खरीदारी करने की राय। और अब चलते हैं बंसल जी के पास, और बंसल जी के पास जाएं उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि जब मैं कह रहा था कि हिमांशु जी के बाद हम बंसल जी के पास जाएंगे, तो बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं पैनल पे कि वो सोचे हमारा क्या लेना देना, हम तो खेल ही नहीं रहे, हम तो है ही नहीं इस रेस में शामिल, हमें तो कभी फर्स्ट सेकंड आना ही नहीं है। क्यों सुमित जी? अनिल जी, मैं तो कब से बैठा हूँ ऑनलाइन। कुणाल जी तो मान के चल रहे हैं कि भाई मैं तो अब सीनियर हो चुका हूँ इतना कि मेरे को पहले आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आइए, तब तक बंसल जी है तैयार अपनी बेहतरीन पिक के साथ। जी अनिल जी, जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आप पहले इन सबको निपटा लीजिए। हाँ। उसके बाद अनिल जी आराम से बातें करेंगे हम लोग। ओके, चलिए निपटिए जल्दी से बंसल जी। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द सीरीज है कैश सेगमेंट से हेल्थ केयर ग्लोबल, SCG, जिसका सिंबल है SCG, हेल्थ केयर ग्लोबल। इस पर खरीदारी की राय है। और अनिल जी, आज की डेट में देखें तो दो चीजें बड़ी मतलब की बीमारियां, जो एक तो कैंसर, तो इसका ना ऑन्कोलॉजी के अंदर 22 कैंसर सेंटर्स हैं अक्रॉस 9 स्टेट, 4 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं। और दूसरी अनिल जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की डेट में जो दिक्कत हो रही है मतलब की फर्टिलिटी की, तो इसके साथ फर्टिलिटी क्लिनिक्स भी हैं। तो कैंसर, फर्टिलिटी, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और दूसरा जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है, जो कारण है चूज करने का, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको खरीदें अक्टूबर महीने का नजरिया बना के। 260, 260 का स्टॉप लॉस है, 340 का टारगेट है। अभी तक तो अनिल जी इसने मंदी में पार्टिसिपेट नहीं करा, हो सकता है मेरी रिकमेंडेशन की वेट कर रहा हो, बट टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। 340, 350 की तरफ जा रहा है। अरे नहीं, चिंता न करें, आपके बोलने के बाद करेगा भी नहीं, तेजी में बना रहेगा और बढ़ेगा भी आगे। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज।
गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, पहला स्टॉक आया HAL हल, दूसरा स्टॉक आया हेल्थ केयर ग्लोबल, और अब जो स्टॉक मेरी तरफ से आ रहा है वो है ABFRL। यानी सब में एल एंड में आ रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरी तरफ से है वो है ABFRL। ABFRL के अंदर मुझे इस सीरीज में लगता है कि एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। ABFRL में कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें 335 332 के आसपास, और नीचे के अंदर जो इसका सपोर्ट और स्टॉप लॉस बन रहा है वो है 317 318 के आसपास। तो 317 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं अक्टूबर सीरीज के अंदर 360 रुपए से लेके 375 रुपए तक के लेवल ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। तो ABFRL में खरीदारी करें 317 के SL से 360 375 के टारगेट्स के लिए। परफेक्ट। आइए सुमित जी से करते हैं, सुमित जी के बाद सचिन जी से करते हैं मुलाकात। सचिन जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर लगातार 10 महीने की गिरावट के बाद मेट्रोपोलिस का डेटा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है, एंड जिस तरीके से इसने एक मल्टी ईयर सपोर्ट जोन के आसपास सपोर्ट लिया है, वहां पर एक बुलिश हैमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन है ऑन द मंथली स्केल। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा टर्न अराउंड होना चाहिए। एक बेस बिल्डिंग एक्शन ऑलरेडी पिछले 4 हफ्तों से बन चुकी है, एंड मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छी इंपल्स नजर आनी चाहिए। तो इमीडिएट बेसिस पे अगर हम ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस आपको 1360 के आसपास लगाना है। खरीदारी करनी है मेट्रोपोलिस के फ्यूचर्स में। पहला टारगेट होगा अराउंड 1740 का, एंड इवेंचुअल टारगेट होगा अराउंड 1860 का। ओके, तो ये है आपके लिए राय मेट्रोपोलिस में खरीदारी करने की आती हुई सचिन जी की तरफ से। आइए सब काम निपटा के अब हम पहुंच चुके हैं कुणाल जी के पास। कुणाल जी शुरू हो जाएं। सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी, अब आप फुर्सत में हैं, उसके बाद तो आपको गवर्नर साहब बिजी कर देंगे जी। तो अनिल जी देखिए, अभी मैं कॉल सबकी सुन रहा था अनिल जी, अधिकांश कॉल्स जो हैं या तो फार्मा से हैं या फिर हेल्थ केयर से हैं। तो अनिल जी मेरी भी कॉल फार्मा/हेल्थ केयर से है। स्टॉक का नाम है ग्रैन्युअल्स पर खरीदारी की राय है। बड़े समय बाद अनिल जी ये स्टॉक रडार पर आया है। स्टॉक में जिस तरह का मोमेंटम पिछले 2-3 दिनों में बना है, और कल जब बाजार बंद हो रहा था तो इसमें काफी बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला है। तो मेरी राय में ग्रैन्युअल्स खरीद करके चलना चाहिए। पहला टारगेट होगा 340 रुपए का, दूसरा टारगेट 350 रुपए का। वैसे मुझे लगता है ये स्टॉक 365 तक जाएगा, तो 340 350 के टारगेट के लिए बाय करें। स्टॉप लॉस रख लें 316 रुपए पर। ये जो मैं लेवल्स दे रहा हूं अनिल जी, ये कैश मार्केट के लेवल्स हैं। अच्छा ठीक है, तो कैश के लेवल है। आज अक्टूबर सीरीज हो गई, तो आप ये जो मुझे बोले कुणाल जी के सब काम निपटा के फिर आराम से मेरे पास आइए, तो मुझे लगा कि आप आशु जी की तरह 8-10 मिनट तो कम से कम बोलेंगे। तो फिर मतलब इतना सही बोलना था, तो फिर इतना भूमिका बनाने की क्या जरूरत थी? अनिल जी देखिए क्या है कि जब और लोग कतार में होते हैं, हाँ। तो अनिल जी एक दबाव बना रहता है कि जल्दी बात खत्म करें जिससे दूसरे के पास आप जाएं। हाँ। लेकिन अनिल जी अब आगे कोई है नहीं, तो इसलिए अनिल जी बड़ी निश्चिंत होकर के अनिल जी पूरी बात कही मैंने। आगे तो आपके ये 4 है ना जिन्होंने दे दी, अब आपके पीछे सिद्धार्थ जी है जो आगे हैं। हाँ, ये सिद्धार्थ जी से करते मुलाकात। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को। बेटर बी सेफ देन सॉरी, तो सेफ्टी के साथ जाऊंगा पिक ऑफ द सीरीज में, और वो है आईटीसी पे खरीदारी की राय है। आपको सीरीज का टारगेट करीबन 350 का रखना है, और थोड़ा सा लंबा समय अगर आप दे दें तो 364 364 का। लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर, सेकंड बिगेस्ट एफएमसीजी, होटल में दबदबा है, पेपर में अच्छा काम कर रही है। होटल में ऑक्यूपेंसी रेट 70% पे है, वॉल्यूम ग्रोथ दमदार है, बड़ा नेटवर्क है, और सबसे बड़ी चीज की मैं मानता हूं कि अब बहुत दिनों के बाद, जो बहुत महीनों के बाद जो जगह है, अब ये रुकने का नाम नहीं लेगा। और हमेशा जब बाजार मुश्किलों में होता है आईटीसी साथ देता है, तो ये सीरीज में भी आईटीसी साथ देगा। टारगेट 350। ओके, तो ये है आपके लिए राय आईटीसी पर आती हुई दिख रही है। और आईटीसी के को ये पिक देने के पहले जरा सारे एक्सपर्ट्स को ले आइए। को एक सिद्धार्थ जी ने बड़ी मजबूत इंग्लिश वाली कहावत बोली है, बेटर सेफ देन सॉरी। आप सबने सुना ना, बेटर सेफ देन सॉरी। तो आप लोगों के मैं इस पे विचार जानना चाहता हूँ कि अगर बेटर सेफ देन सॉरी में खरीदे ही नहीं तो ज्यादा सेफ रहेंगे। बेस्ट तो वही है। क्यों सिद्धार्थ जी? नहीं जी, मार्केट में पार्टिसिपेशन तो करना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं खरीदे और बाजार चल गए तो हम गलत साबित होंगे। अच्छा सेफ मजबूत स्टॉक। ओके, चलिए बढ़िया है।
तो आईटीसी है पिक सिद्धार्थ जी की तरफ से इस महीने खरीदारी करने के लिहाज से। बिल्कुल, तो आईटीसी पर रखिए नजर, इस सीरीज के लिए आपको अच्छे गेंस दे सकता है। 350 और 364 के हैं टारगेट्स। आइए खबरों के दम पर भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रहेंगे। लुपिन लगातार खबरों में आ रहा है। पिछले 24 घंटे में देखिए यूएस एफडीए का इंस्पेक्शन हुआ, वार्निंग लेटर मिला, उसके बाद 3 दवाई के अप्रूवल्स भी इन्हें मिलते हुए दिखे हैं। कल मार्केट बंद होने के बाद भी एक अप्रूवल आते हुए देखा और बड़ा अप्रूवल है ये एक जो कल इन्हें मिला है। लुपिन के चार्ट बंसल जी जरा देखें, कल टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड थोड़ा बाउंस बैक भी अटेम्प्ट कर रहा था, वैसे तो कमजोर था, बाकी फार्मा ने होल्ड आउट करा। लुपिन के लिए अब लेवल्स क्या रहेंगे बंसल जी? दीपांशु, लुपिन के लिए अगर आप देखें तो कल के जो लोज थे अराउंड 644 के, वही एक सपोर्ट है, तो जिनके पास है उन सपोर्ट के साथ बने रहें। और टेक्निकली ऊपर में जो कल का हाई और डे बिफोर यस्टरडे का हाई है 672.73, उसके ऊपर निकलेगा तो खरीदारी की राय होगी। वेट एंड वॉच करना चाहिए, तो जिधर भी ऊपर या नीचे लेवल टूटे तब नई खरीदारी या बिकवाली करें। ओके, तो एक बार थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, लेवल्स के हिसाब से यहाँ पर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सिद्धार्थ जी, हीरो मोटोकॉर्प जीरो मोटरसाइकिल्स में करीब 500 करोड़ का निवेश करने वाली है। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स बनाने के लिए ये इन्होंने करार किया है, प्रीमियम सेगमेंट के लिए। ये एक अमेरिकी कंपनी है, पावर ट्रेन्स का ये ब्रांड है। जरा एक बार राय दें सर हीरो मोटो पर, और ऑफ कोर्स फेस्टिव सेल्स भी हैं, चल रही हैं इस समय, उस लिहाज से भी कैसा लगता है आपको? देखिए दीपांशु, ये करार बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, अच्छा साबित होगा कंपनी के लिए, क्योंकि ईवी स्पेस में सारी 2 व्हीलर कंपनियां अग्रेसिव जा रही है। बट बहुत लोगों को ये भी बहुत कंफ्यूजन होगा कि हीरो साइकिल्स और हीरो मोटोकॉर्प एक ही कंपनी होगी। आपने सही डिफरेंशिएशन बता दिया कि दोनों अलग अलग कंपनियां हैं। और सबसे बड़ी चीज कि ईवी स्पेस में काफी स्ट्रेंथ और ग्रोथ दिख रही है आने वाले समय में। ऑल्दो एक्सपोर्ट्स के नंबर अभी भी मार खा रहे हैं, चाहे वो बजाज के हो, हीरो को हो या टीवीएस के हो, तो एक्सपोर्ट्स नंबर मार खा रहे हैं। बट 2 व्हीलर स्पेस में ईवी एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, तो यहाँ पे एक आपको खरीदारी करनी चाहिए। बट अगर हीरो में आप खरीदारी कर रहे हैं तो लंबे समय 12 महीने के पर्सपेक्टिव से ही करें। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है टीवीएस मोटर्स आउट परफॉर्म करेगा। ओके, तो ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प, जिस पर रखें नजर। शॉर्ट टर्म में टीवीएस ज्यादा बेहतर लग रहा है सिद्धार्थ जी को, उस काउंटर पर भी आप अपनी नजर रख सकते हैं। नजर रहेगी सारे के सारे मेटल काउंटर्स पर, स्पेशली एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनीज, क्योंकि बड़ा उछाल कल हमने देखा एल्यूमिनियम के प्राइसेस में आया है। बाय द वे एसजीएक्स निफ्टी भी बढ़िया रिकवरी दिखा रहा है जी, वी शेप्ड रिकवरी आपको एसजीएक्स निफ्टी में इस समय आती हुई दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स भी थोड़ी देर पहले हमें सुधरते हुए दिख रहे थे, हालांकि अभी भी 50 अंक नीचे हैं, बट एसजीएक्स में एक अच्छी रिकवरी आपको डेटा सुन लिए ना, अक्टूबर सीरीज के और आज के ओवरसोल्ड मार्केट एफआईएस के इंडेक्स लोगों के डेटा खराब नहीं है हमारे, डेटा खराब नहीं है। ग्लोबल तो तकलीफें हैं, वो सबको पता ही है। अब वो कब किस वक्त कैसे खत्म होगी और दिन में बढ़ जाए घट जाए, यू नेवर नो। आज तो रशिया पे भी खास फोकस है, तो बट अदरवाइज ठीक है, आप अदरवाइज कोई उतना खराब नहीं है। आइए हिंडाल्को पर एक बार पहले चार्ट पर राय लेना चाहूंगा, क्योंकि मेटल्स सारे के सारे फोकस में रहेंगे। हिमांशु जी, हिंडाल्को पर जरा अपना व्यू दें। कल थोड़ा मेटल्स भी संभले हुए दिख रहे थे वीक बाजार में। दीपांशु, देखिए ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीक ही है, और मुझे लगता है कि अगर कोई रिकवरी आती है किसी वजह से ग्लोबल एल्यूमिनियम के प्राइसेस में उछाल के चलते, तो भी मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर हायर लेवल्स पे सेलिंग देखने को मिलेगी। 370-71 के आसपास के करंट लेवल्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 400 रुपए के आसपास स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सप्लाई प्रेशर उन लेवल्स के आसपास आता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर पोजीशंस अटकी हुई हैं तो उन लेवल्स के आसपास एग्जिट करके चलने की सलाह रहेगी। फिलहाल मुझे लगता है कि फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर शायद एक स्टॉक के कंसोलिडेशन विद अ नेगेटिव बायस ट्रेड करता हुआ नजर आए। तो ये है आपके लिए हिंडाल्को, जिस पर आपको रखनी है नजर आपको रखनी है वेदांता और नैल्को पर भी। एक वेदांता पर भी राय ली जाए। कुणाल जी, वेदांता पर जरा नजर डालें, कल ये भी थोड़ा पॉजिटिव ही था। देखिए बिल्कुल दीपांशु, कल इसमें हमने कुछ मोमेंटम बनता हुआ देखा। मुझे लगता है कि आज भी जिस तरह का स्ट्रक्चर है, स्टॉक एक मेजर सपोर्ट के करीब ट्रेड कर रहा है, तो यहां से एक बाउंस की पूरी संभावना है। मेजर लेवल जो है जहां पर सपोर्ट है वो 253 रुपए का है, तो 253 के आसपास मुझे सपोर्ट नजर आता है। उम्मीद ये करनी चाहिए कि इन लेवल्स को वेदांता होल्ड करे। ओके, तो देखते हैं वेदांता, नैल्को और हिंडाल्को तीनों ही फोकस में रहेंगे। आज कैसे इनका ट्रेड होते हुए दिखाएगा। आरवीएनएल, सुमित जी जरा इस पर राय दें। करीब 400 करोड़ का ऑर्डर इन्हें एनएचएआई से मिला है, भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए ये ऑर्डर दिया गया है। जरा देखें सर आरवीएनएल के चार्ट को। दिवांशु, आरवीएनएल को लोअर लेवल्स पे सपोर्ट तो मिल चुका है। स्टॉक ने 28-30 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट बना लिया है।
अभी पिछले 5 दिनों के अंदर स्टॉक ने ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया और 200 DMA लेवल्स के पास ही आ चुका है। यहां से वापस से पुल बैक और बाउंस बैक बनना चाहिए, जिसके अंदर 35 रुपए से लेके 36 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में RVNL में देखने को मिल सकते हैं। तो 32-50 के आसपास इसके अंदर खरीदारी कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। ऊपर में जैसे ये 33-50 का लेवल तोड़ेगा तो 36 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में RVNL में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए RVNL पर राय। वागले साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुप्रभात वागले साहब, स्वागत है। बताएं सर, पिक ऑफ द सीरीज। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरी पिक ऑफ द सीरीज डॉक्टर रेड्डीज रहेगी। कल भी हमने इसको कवर किया था BTST में, लेकिन इसका मंथली पैटर्न जो आज उभर कर आ रहा है बहुत ही अच्छा है। फर्स्ट टाइम मुझे ये पूरे साल में वो कंफर्ट, वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि डॉक्टर रेड्डीज अभी आउट परफॉर्म करेगा। 4360-61 का बंद है, एक 4280 का एक 61 रुपए का 1.5% वाला स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है ये 4600 तक जाने के लिए तैयार है अगले 2 से 3 हफ्ते में, मे बी आउटर साइड 4 हफ्ते। ओके, तो ये है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज पिक ऑफ द सीरीज के तौर पर 4280 के स्टॉप लॉस के साथ आप करें खरीदारी, ऊपर में 4600 तक। सारे के सारे फार्मा सारे के सारे फार्मा काउंटर्स आपके रेडार पर रहने चाहिए। सचिन जी, एक राय जरा दें टाटा पावर के चार्ट पर। ये CERC का ऑर्डर आया है कि प्राइस कैप लगा हुआ है एक्सचेंज पर, जितनी भी ट्रेडिंग होती है 12 रुपए प्रति यूनिट का। हालांकि उसके नीचे ही दाम चल रहे हैं, बट इस प्राइस कैप को 3 महीने और बढ़ा दिया गया। और इस सीरीज में तो, पिछली सीरीज में तो हमने वैसे भी देखा टाटा पावर थोड़ा कमजोर था। अब क्या राय इन लेवल से सर? दीपांशु, यहाँ पर क्लियरली स्ट्रक्चर एक साइडवेज ही है। इनफैक्ट लगभग 240 के आसपास बार बार इसे सप्लाई मिल जाता है। नीचे सपोर्ट 200 से लेके 190 इस पर्टिकुलर जोन में ही है। तो मुझे लग रहा है ये जो बिकवाली चल रही है 3 हफ्तों से, मुझे लग रहा है वो थोड़ी सी और कंटिन्यूड होनी चाहिए। एक काफी बढ़िया नेगेटिव क्रॉसओवर 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आया है, तो मुझे लग रहा है उसका इफेक्ट आई थिंक 1 से 2 हफ्तों के लिए नजर आना चाहिए। तो 200 के आसपास रिव्यू करने की सलाह होगी। एंड फिलहाल अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो उसे कैरी फॉरवर्ड करने की सलाह होगी 222 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ये है राय आपके लिए टाटा पावर।